हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हमारी ईयर एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। करंट अफेयर से रिलेटेड 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हम एक एक करके वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से, इस वीडियो से आपको एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि साल भर में जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रही है वो हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। 35 ऐसे इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर एग्जाम में नियुक्ति अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहले एक बार थोड़ा सा हम वो समझ लेते हैं। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है 2024 के अंदर, उनमें देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2021 में एन रंगास्वामी ने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एन रंगास्वामी का संबंध किस पार्टी से है? तो जो भी इलेक्शन होते हैं फ्रेंड्स, वहां पर अगर आप जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो किस पार्टी से रिलेट करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जामिनर इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया सितंबर 2024 में? लुइस मोंटेनेग्रो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस पैटर्न पर एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो आज का लेक्चर होने वाला है, इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन किया गया है। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे बिल्कुल हम, जो अभी एग्जाम के अंदर पूछने का पैटर्न है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले 6 महीने में आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अक्टूबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में 11 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शपथ ली है। इनका कार्यकाल जो रहेगा वो मई 2025 तक रहेगा। संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। संजीव खन्ना ने किनका स्थान लिया है? डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। यहाँ पर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, सीजेआई की बात कर रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 124 के द्वारा की जाती है। तो संजीव खन्ना यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें अगर एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा हरिलाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सेकंड क्वेश्चन ले, उससे पहले अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपकी आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आर जीएस लेना है, तो 100 आर जीएस में आप फ्लैट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने स्पेन के मनोलो मार्केज को भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच के रूप में नियुक्त किया है। मनोलो मार्केज ने किनका स्थान लिया है? इगोर स्टिमक का स्थान लिया है।
मनोलो मार्केज को 2024-2025 सेशन के लिए भारतीय फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया है। तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पिंकी ने ऑस्कर अवार्ड विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। कटे होठ वाले बच्चों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी को 2009 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में पानीपत हरियाणा से हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना। तो यहाँ पर बी आंसर पिंकी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा को। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगले 5 सालों तक ये IMF के प्रबंध निदेशक रहेंगे। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा की बात करें तो बुल्गारिया देश से संबंधित हैं। 2019 में IMF का इन्हें प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी एंड इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है। तो यहाँ पर क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट है, नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? मार्क रूटे को। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को हाल ही में नाटो के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में अक्टूबर 2024 में इन्हें नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है। किनका स्थान लिया इन्होंने? जेंस स्टोल्टेनबर्ग का। यहाँ पर हमने नाटो की बात करी तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी एंड इसका मुख्यालय जो है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसमें 32 कंट्रीज है, मतलब 32 सदस्य है इसके अंदर। स्वीडन जो है वो नाटो का लेटेस्ट अभी 32वां सदस्य बना था। 30 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश है इसके अंदर नाटो में। ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन इनमें से किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में अभी रवि अग्रवाल को, जो कि 1988 बैच के IRS ऑफिसर हैं, उन्हें CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इन्होंने इस बोर्ड के पूर्व चेयरमैन नितिन गुप्ता का स्थान लिया है। रवि अग्रवाल को CBDT के चेयरमैन का कार्यकाल जो है वो जून 2025 तक दिया गया है। CBDT की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है जो कि डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जानकारी प्रदान करता है। इसका गठन कब हुआ था? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत। यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन कौन है, तो संजय कुमार अग्रवाल है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, रवि अग्रवाल को हाल ही में अभी CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे अगस्त 2024 में ED मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो 1993 बैच के ही IRS अधिकारी है राहुल नवीन, उनको ED का निदेशक नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन को संजय कुमार मिश्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया। ED की बात कर रहे हैं हम, तो अगले 2 सालों के लिए राहुल नवीन को ED का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ED की बात हो रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, तो यह वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो कि इकोनॉमिक लॉ को लागू करने और इकोनॉमिक क्राइम्स से लड़ने का कार्य करता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? भारत में जो आर्थिक स्थिरता है वो बनी रहे एंड मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियां जो है उनको रोकना। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ED की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ठीक है, हाल ही में राहुल नवीन जो है वो ED के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ICC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जिसके साथ ही जय शाह ICC के सबसे युवा चेयरमैन भी बन गए हैं। जय शाह को वर्तमान ICC चेयरमैन ग्रेग बर्कले के स्थान पर नियुक्त किया गया है। 1 दिसंबर 2024 से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन का इन्होंने पद संभाला है। ICC की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट की एक गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर जय शाह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो NSG क्या है? सबसे पहले हम जान लेते हैं इसको। भारत की एक विशेष सुरक्षा बल है जिसका कार्य क्या होता है? आतंकवाद से निपटना, गंभीर अपराधों को रोकना। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, बट औपचारिक रूप से गठन जो हुआ था वो 22 सितंबर 1986 में हुआ था, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के तहत। किसके अंतर्गत आता है NSG? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हाल ही में अभी अगस्त मंथ में B श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नलिन प्रभात के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? देखिए, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, रेजिग्नेशन दिया था। इसके बाद में अतिशी सिंह को
दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना गया? अतिशी मार्लेना। सुषमा स्वराज एंड शीला दीक्षित के बाद में दिल्ली की ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। काफी टाइम से ये दिल्ली सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। कौन? आतिशी मार्लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने चाओबा देवी के स्थान पर संतोष कश्यप को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। किसे? संतोष कश्यप को। संतोष कश्यप की बात करें तो इंडियन फुटबॉल टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं। इसके अलावा मोहन बगान, मुंबई एफसी क्लब के मैनेजमेंट का कार्य भी कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच इन्हें नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की हमने यहाँ पर बात करी तो भारत में फुटबॉल खेल की एक गवर्निंग बॉडी है जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। संतोष कश्यप यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 16वां वित्त आयोग जो है ये अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में काम करेगा। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की बात करें तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं एंड कोलंबिया विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। यहाँ पर 16वें वित्त आयोग से यह अनुरोध किया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट जो होगी वो अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध करेंगे और जो ये रिकमेंडेशन होगी ये 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, भारत का वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है जो कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व को वितरित और आवंटित करने का काम करता है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान के आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। बेसिकली वित्त आयोग का काम जो होता है वो सुझाव देने का होता है कि जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स रेवेन्यू है, कर राजस्व, उसको कैसे संघ और राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर किस तरीके से वितरित किया जाना चाहिए। तो समझ में आया होगा आपको, 16वें वित्त आयोग की बात हो रही है तो किसे अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? अरविंद पनगड़िया को। ये आंसर। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सेंथिल पांडियन को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। यहाँ पर हमने फ्रेंड्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, WTO की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। इसके वर्तमान में कुल 164 मेंबर है एंड इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका काम क्या होता है, थोड़ा सा हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल बॉडी है जो देशों के बीच ट्रेड मतलब व्यापार को आसान और सुगम बनाती है। बेसिकली WTO का काम क्या होता है? व्यापार ट्रेड के लिए रूल मेकिंग मतलब नियम बनाना। इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो कि भारत जो है मैंगो का सबसे बड़ा एक एक्सपोर्टर है, निर्यातक है, और यूरोप मान लो इसको खरीदता है। तो अगर यूरोप ये कहे कि वे भारतीय आमों पर, मैंगो पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे क्योंकि उन्हें क्वालिटी जो है वो सही नहीं लगती, मान लो ऐसा बोलता है वो, तो भारत जो है वो WTO के पास में शिकायत कर सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास में शिकायत कर सकता है। यूरोप या फिर कोई भी देश जब किसी दूसरे देश से सामान खरीदता है, मान लो कि जैसे भारत से आम खरीद रहा है, तो वह उस सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, कस्टम ड्यूटी लगाता है। अगर भारत यूरोप को आम बेचता है, यूरोप कहता है कि अगर हम आम पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो इसका मतलब है कि भारतीय आम यूरोप में महंगे बिकेंगे। इससे यूरोप के लोग जो है वो भारतीय आम खरीदने में कम रुचि दिखाएंगे। तो इसकी शिकायत जो है वो भारत WTO को कर सकता है। तो बेसिकली ये काम होता है WTO का। अब आपको समझ में आया होगा कि इसका रोल क्या होता है। तो हाल ही में अभी WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया है। अगर हम WTO के वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो वो कौन है? नगोजी ओकोंजो है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? तो कौन है? प्रीति रजक। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई है। किस राज्य से आती है ये? मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। प्रीति रजक ने ट्रेप शूटर के तौर पर दिसंबर 2022 में भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की बात कर लेते हैं। ट्राई का कार्य क्या होता है? जो दूरसंचार सेवाएं होती है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज होती है, उसका विकास करना और सेवाओं को बेहतर बनाना। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। और ट्राई के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। भारत सरकार ने PD बघेला के स्थान पर अनिल कुमार लोहाटी को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। अनिल कुमार लोहाटी की बात करें तो रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और CEO भी रह चुके हैं। यहाँ पर अनिल कुमार लोहाटी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश रितु बाहरी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायाधीश रितु बाहरी को हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रितु बाहरी को। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा।
उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में वर्तमान में जो राज्यपाल है वो कौन है? गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रितु बहारी को। आर्टिकल 217 जो है हमारे संविधान का, वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्य के राज्यपाल की परामर्श से इनकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने इनमें से किसे भारत का निदेशक नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, किसे नियुक्त किया है? मियो ओका को। ताकेओ कोनिशी के स्थान पर मियो ओका को एशियाई विकास बैंक ने भारत का निदेशक नियुक्त किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, एडीबी की बात करें, तो इसका काम क्या होता है? देशों को लोन और टेक्निकल असिस्टेंस प्रदान करना। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में हुई थी एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष कौन है? मासातसुगु असाकावा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? नवाफ सलाम को। ए आंसर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्य न्यायिक अंग है। इसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने और कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसका काम क्या होता है? देशों के बीच में विवाद को सुलझाना, कानूनी सलाह देना, ये इसका काम होता है। 1945 में स्थापना की गई थी एंड 1946 से ये लगातार काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सोनिया गांधी पहली बार किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुनी गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए यहाँ पर पहले अगर हम सोनिया गांधी की बात करें तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रही है एंड सांसद भी रही है, बट पहली बार सोनिया गांधी राज्यसभा से सांसद चुनी गई है। कहाँ से? राजस्थान से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान से बीजेपी के मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोनिया गांधी है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि वो राज्यसभा से सांसद चुनी गई है। इससे पहले ये लोकसभा में सांसद थी। यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर की बात हो रही है, तो राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, हाल ही में अभी प्रियंका गांधी जो है वो बाई इलेक्शन से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची है और फर्स्ट टाइम ये लोकसभा पहुंची है। कहाँ से उन्होंने देखिए चुनाव जीता है? वायनाड से जीता है। पहले राहुल गांधी ने लोकसभा इलेक्शन में वहां पर जीत हासिल करी थी। हाल ही में वहां पर बाई इलेक्शन अभी कंप्लीट हुए जिसमें प्रियंका गांधी ने जीत हासिल करी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो साल की शुरुआत में फरवरी में फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के दूसरे लोकपाल को नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया। किसे? अजय मणिकराव खानविलकर। जो भारत के पहले लोकपाल थे वो कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। पिनाकी चंद्र घोष का लोकपाल के रूप में कार्यकाल 2022 में समाप्त हो गया था, जिसके बाद प्रदीप कुमार मोहंती अतिरिक्त लोकपाल के रूप में कार्यरत थे। लोकपाल की बात कर रहे हैं तो एंटी करप्शन अथॉरिटी और वैधानिक निकाय है, जिसका गठन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, जिसका संशोधन 2016 में हुआ था, उसके तहत हुआ है। इसके सदस्य की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। लोकपाल की नियुक्ति कैसे होती है? चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल की नियुक्ति होती है। चयन समिति में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है उसका, लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है एंड भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अजय माणिकराव खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पूर्व कैनोइंग खिलाड़ी बिल्किस मीर को पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। बिल्किस मीर ओलंपिक जूरी का सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला है। बिल्किस मीर का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। पूर्व कैनोइंग खिलाड़ी बिल्किस मीर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र सितंबर में आयोजित किया गया। इससे पहले 78वें सत्र के अध्यक्ष की बात करें तो डेनिस फ्रांसिस को चुना गया था 2023 में। 2024 में 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था फिलेमोन यांग को। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक हैं। यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्र सरकार ने फिर से अजित डोभाल को लगातार तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। अजित डोभाल को 2014 में शिवशंकर मेनन के स्थान पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। अजित डोभाल उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। 1968 केरल कैडर के आईपीएस अफसर हैं। 1988 में इन्हें कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया था।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो एक महत्वपूर्ण सरकारी पद है जो किसी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने का काम करता है। यहाँ पर अजित डोभाल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस भारतीय को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो फ्रेंड्स, पेरिस फ्रांस में आयोजित इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरान आईसीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नियुक्त किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में हर्षपति सिंघानिया को चुना गया है। जेके ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक हैं हर्षपति सिंघानिया, जिन्हें आईसीसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं फ्रांस के फिलिप वेरिन को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महासंघ भी कहा जाता है, एक वैश्विक संगठन है जो कि व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स देखिए, प्रोटेम स्पीकर की बात करें, अभी 2024 में 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हमको देखने को मिला, इसलिए भी खास हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है तो ये क्या होता है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सदन का एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। ये नियुक्ति तब की जाती है जब नियमित स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ होता है। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना और नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया को संचालित करना। भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो वो कौन थे? जीवी मावलंकर थे। यहाँ पर 18वीं लोकसभा की बात हो रही है तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? भर्तृहरि महताब को। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि महताब की नियुक्ति किसने करी थी? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करी थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो आईबी के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका के कार्यकाल को हाल ही में अभी 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने औपचारिक रूप से इसको मंजूरी दी। इन्हें 2023 में आईबी का प्रमुख नियुक्त किया गया था, तपन कुमार डेका को। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव भरत लाल को भी 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं तो भारत की खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी। नेक्स्ट है, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र ओझा को पीआईबी का महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया था। धीरेन्द्र ओझा को पूर्व महानिदेशक शेफाली शरण के स्थान पर नियुक्त किया गया। पीआईबी की बात कर रहे हैं तो भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, पहल और उपलब्धियों के बारे में समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने की एक प्रमुख एजेंसी है पीआईबी। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर धीरेन्द्र ओझा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया था? तो फ्रांस में 2024 में हमको ओलंपिक देखने को मिला। फ्रांस के पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 142वें सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र के दौरान लगातार दूसरी बार नीता अंबानी को भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया था। नीता अंबानी को पहली बार 2016 के रियो ओलंपिक के दौरान भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया था। नीता अंबानी भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य चुनी जाने वाली पहली महिला भी हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन आता है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल अप्रैल 2025 तक रहेगा। प्रीति सूदन यूपीएससी के अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला हैं। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बाथू थी। प्रीति सूदन को पूर्व अध्यक्ष मनोज सोनी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। प्रीति सूदन की बात करें तो पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और वर्ल्ड बैंक की सलाहकार भी यह रह चुकी हैं। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो बॉलिंग कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साउथ अफ्रीका के मॉर्ने मॉर्कल को। 2 चीजें आपको दिमाग में रखना है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर को। बॉलिंग कोच की बात करें तो वो है मॉर्ने मॉर्कल। दोनों चीजें आपको क्लियर रखना है। इससे पहले जो कोच थे वो कौन थे? राहुल द्रविड़ थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पार्थानेनी हरीश को नियुक्त किया है। किसे? पार्थानेनी हरीश को। पार्थानेनी हरीश को रुचिरा कंबोज के स्थान पर नियुक्त किया गया, जो कि जून 2024 में इस पद से रिटायर्ड हुई थी। रुचिरा कंबोज जो थी वो यूएन में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी। तो ध्यान रखिएगा, पार्थानेनी हरीश। नेक्स्ट है, एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ओलंपिक निशानेबाज राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल जो चलेगा वो 2024 से 2028 तक रहेगा। एशियाई ओलंपिक परिषद की बात करें तो एशिया में खेलों की एक गवर्निंग बॉडी है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी।
यहाँ पर राजा रणधीर सिंह। नेक्स्ट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। इनको दूसरे कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। मोहम्मद तैयब इकराम की बात करें तो 2022 में नरिंदर बत्रा के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की एक गवर्निंग बॉडी है जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? मोहम्मद तैयब इकराम है। अगला आता है क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात हो रही है तो भारत की एक प्रमुख नारकोटिक्स लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आती है। इसका मुख्य काम क्या होता है? ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल यूज को कंट्रोल करना। हाल ही में अभी आईपीएस अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अनुराग गर्ग को अनीश दयाल सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल चलेगा वो 2026 तक रहेगा, मई 2026 तक। अगला और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्हें रेखा शर्मा के स्थान पर नियुक्त किया गया। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा। पहली अध्यक्ष कौन थी इसकी? जयंती पटनायक थी। इस कमीशन का बेसिकली काम ये होता है कि महिलाओं के अधिकार मतलब राइट्स, प्रोटेक्शन, इश्यूज, उनके मुद्दों का समाधान, रिजोल्यूशन, सोशल, इकोनॉमिक एंड लीगल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर ए आंसर विजया रहाटकर करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे देखिए 2024 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को हमने डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आने वाली एग्जाम में आपको इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं मॉक टेस्ट की, तो आप ओएसएस करंट अफेयर का पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। उस पैकेज में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप कंप्लीट जीएस का कोर्स लेना चाहते हैं मेरा, तो 100 आवर्स जीएस का मैंने आपके लिए कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जिसमें 6-7 अलग अलग सब्जेक्ट्स को मैंने बहुत ही सिंपल एंड एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाया हुआ है। टू द पॉइंट हमने वही चीज़ें डिस्कस करी है जो एग्जाम में लगातार पूछी जा रही है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने कोर्स डिज़ाइन करा आपके लिए 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इसको एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, दोनों पैकेज का आप एनरोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।